हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 12 सितंबर और है मंडे। आज हम द हिंदू को एनालिसिस करेंगे, यानी कि इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन रशियन हेल्ड टेरिटरी। आप सब जानते होंगे अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तो उसमें जो रशिया ने यूक्रेन के टेरिटरी को एनेक्स किया था, यानी कि उनको हत्याया था, तो यूक्रेन क्या कर रहा है, अब उनको गेंस कर रहा है, यानी कि वापस उनको ले रहा है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है कि कौन कौन सी टेरिटरी रशिया ने पहले हत्या ली थी और यूक्रेन ने उनको रिक्लेम्ड कर लिया है। तो चलिए इस चीज़ को मैप में देख लेते हैं। ये ब्लू वाला हिस्सा क्या कर लिया था, रशिया ने हत्या लिया था, एनेक्स कर लिया था, तो यूक्रेन ने क्या कर लिया, इसको रिक्लेम कर लिया है। और एडवांस में रशियन मिलिट्री जो है वो पिंक वाले एरिया में पहुंच चुकी है। तो ये ब्लू वाला एरिया आप देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ था, ये यूक्रेन ने इस चीज़ को रिक्लेम्ड कर लिया है। एक्सटेंट ऑफ रशियन एरियाज ऑन सितंबर 6 तक यहाँ तक पहुँच चुकी थी रशियन की आर्मी, लेकिन यूक्रेन ने इसको क्या कर लिया है, रिक्लेम कर लिया है। दोनतस तो आप जानते होंगे, ये क्या कर लिया था, रशिया ने एनेक्स कर लिया था। फिर यूक्रेन ने क्या कर लिया, इसको अभी दोनतस और लुहांस को वापस लेने के ऊपर यूक्रेनी मिलिट्री वापस लेने के ऊपर बात चल रही है। यूक्रेनी मिलिट्री इसको धीरे धीरे क्या कर रही है, जो उसने एरिया रशिया ने क्या किया था, एनेक्स किया था, उसको रिक्लेम कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पेजेस में दिया गया है, यानी कि इस पेज में दिया गया है, फर्स्ट पेज में ही। तो इसमें दिया गया है एक पिक्चर, वाटर रिदम, यानी कि अभी स्नैक बोर्ड चल रही है कि कहाँ पर, केरला के अंदर। तो ये स्नैक बोर्ड किस पे चल रही है, पंबा रिवर पर। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, पंबा रिवर। तो चलिए पंबा रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंबा रिवर ऑल्सो कॉल्ड एज पंपा रिवर, इसको हम पंपा रिवर भी बोलते हैं। एक लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन स्टेट ऑफ केरला में आफ्टर पेरियार रिवर। पेरियार रिवर के बाद एक लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की, केरला की। एंड द लॉन्गेस्ट रिवर है इन द अर्स्टवाइल फॉर्मल प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिवंकोर। सबरीमाला टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पंबा। ये जो है सबरीमाला टेम्पल, ये कहाँ पर है, बैंक ऑफ रिवर पंबा पे देखने को मिल जाएगा। द रिवर इज ऑल्सो नोन एज, इस रिवर को हम दक्षिण भागीरथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण भागीरथी, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग एंसेंट टाइम इट वॉज कॉल्ड रिवर बैरिस, इसको हम पहले के टाइम में क्या बोलते थे, रिवर बैरिस। द रिवर पंबा एनरिचेस द लैंड्स ऑफ एन पति मिथ्या डिस्ट्रिक्ट्स एंड द कुटंडन एरिया ऑफ एन अलापाजा डिस्ट्रिक्ट एंड फ्यू एरियाज ऑफ कोटियम। इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी, इन एरिया से क्या होती है, पास होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी लेंथ वगैरह क्या है। तो पंबा ओरिजिनेट होती है पोलिचिमिलाई हिल से इन द पेरमुडू पेलेटू इन द वेस्टर्न घाट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1650 मीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, एंड ट्रांसवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 किलोमीटर्स थ्रू ए पैथीमिथिया एंड एलेपोजा डिस्ट्रिक्ट्स। द रिवर जॉइंस द अरेबियन सी। रिवर्स किसको ज्वाइन करती है, अरेबियन सी को, मतलब ये वेस्टर्न घाट में होगी, मतलब लेफ्ट साइड में होगी इंडिया के। थ्रू ए नंबर ऑफ चैनल्स द बेसिन extends over an area of 2235 square kilometer with the entire catchment area with Kerala state. The basin is bounded on the east by Western Ghats and on the west by Arabian Sea. The river shares northern boundary with the Manimala River Basin. रिवर क्या है, अपनी नॉर्दर बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, मनीमाला रिवर के साथ। एंड द साउदर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, अचेकोवली रिवर के साथ। द रिवर फ्लो थ्रू ए चित्तर, यानी कि ये सब स्टेट आपको याद रखने हैं, इन सिटी से, इन शहरों से क्या करती है, पास होती है। अब शॉर्ट में इस रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी लोकेशन आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी मैप में। ये इंडिया में है लोकेशन, पुलुचिमिला। एलिवेशन कितना है इसका, 1650 मीटर। माउथ कहाँ है, कहाँ से निकलती है, वेम्बनाद लेक एंड तोतापैली स्पेलवे। लेंथ कितनी है इसकी, 176 किलोमीटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है वो कौन से पेज पर दिया गया है, वो दिया गया है 8 पेज पर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन राजस्थान। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहाँ पर चल रही है? राजस्थान में। ये इनिशिएटिव कैसे डिफरेंट है एमजी नरेगा इस स्कीम से, जो कि सेंटर में चल रही है? व्हाट आर द सम ऑफ द सिमिलर स्कीम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अदर स्टेट? पहले एमजी नरेगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से नरेगा से आई है। लेटर रीनेम्ड इसको क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और एमजी नरेगा 2009 में। एक इंडियन लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर है, जो जिसका एम होता है कि क्या करे, वो गारंटी दे किस चीज़ की? राइट टू वर्क, यानी कि वो काम देगी लोगों को। दिस एक्ट वाज पास इन 23 अगस्त 2005 में इस एक्ट को पास किया गया था अंडर द यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। फॉलोइंग टेबलिंग ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह। इसका एम क्या है? ये लिवलीहुड की सिक्योरिटी देती है रूरल एरियाज में बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 100 डेज का क्या देती है? ये वेज एम्प्लॉयमेंट देती है फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड को, एक मेंबर एवरी हाउस होल्ड के, हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू बी इन अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। वीमेन आर गारंटेड 1/3 ऑफ द जॉब, यानी कि वीमेंस में कितनी देखने को मिल जाएंगी? 1/3, टोटल का 1/3 मेड अवेलेबल अंडर द एमजी नरेगा। Another aim of MG नरेगा is to create durable assets such as roads, canals, ponds and wells, ये सब इसमें बनाए जाते हैं। Employment is to be provided within 5 किलोमीटर of applicant residence, यानी कि घर से 5 किलोमीटर के दूर में आपको क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। एंड मिनिमम एजेस आपको पेड हो जाएंगी। इफ़ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्लाइंग, यानी कि अगर आप अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए तो 15 दिन के अंदर आपको वर्क नहीं मिलता, एप्लीकेंट्स आर एंटाइटल टू एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दैट इज if the government fails to provide employment, it has to provide certain unemployment allowances to the persons. Thus, employment under MG नरेगा is an legal entitlement. ये क्या है? एंटाइटलमेंट क्या है? लीगल एंटाइटलमेंट है एमजी नरेगा में जो भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग रूरल एसेट्स, अदर थिंग्स सेट टू प्रमोट नरेगा आर दैट इट कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? इसके अंदर जो भी काम होता है उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, रूरल वुमेन्स को एम्पावर करता है, रिड्यूस करता है रूरल अर्बन माइग्रेशन को, और बढ़ाता है सोशल इक्विटी और अदर्स के बीच में। द एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1991 बाय पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इसको एक्ट को क्या किया था? प्रपोज किया था। फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा एंड इसको कमेंस कर दिया गया 6 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया की। बेस्ड ऑन दिस पिलोट एक्सपीरियंस, नरेगा वाज स्कोप अप टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 से। ये क्या हो रहा है? इंडिया में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको ये कवर करता है। द स्टेट्यू वाज प्रेज्ड बाय द गवर्नमेंट एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में। ये एमजी नरेगा 2009 में द वर्ल्ड बैंक हैड सीडेड द एक्ट अलोंग विद अदर्स फॉर हर्टिंग डेवलपमेंट थ्रू पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनल मूवमेंट। हाउएवर इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में क्या आया था? द वर्ल्ड बैंक टर्म इट इज एन स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या कहा था? स्टीलर एग्जाम्पल है रूरल डेवलपमेंट का। एमजी नरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द ग्राम पंचायत। एमजी नरेगा किससे इम्प्लीमेंट होती है? ग्राम पंचायत से। द लॉ स्टेटेड दैट इट प्रोवाइड मैनी सेफगार्ड्स टू प्रमोट दिस इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। लॉ ये प्रोवाइड कराते हैं, इस चीज़ को सेफगार्ड करते हैं, ये प्रमोट करती है मैनेजमेंट को और इम्प्लीमेंटेशन को। The Act explicitly mentions the principles and agency for implementation, list of allowed works, financing pattern, monitoring and evaluations, and detailed measures to be ensure transparency और accountability इसमें देखने को मिल जाएगी। अब शॉर्ट में इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनेक्ट हुई थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पास कब हुई थी? 23 अगस्त 2005 में। कमीशन में कब आई थी? इफेक्ट में कब आई थी? इनफोर्स में कब आई थी? 2 फरवरी 2006 से। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है इसकी? बिल पास हुआ 22 मार्च 2005 में और इंट्रोड्यूस इसको किसने किया था? रघुवंश प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 10th पेज पर दिया गया है। मोदी टू अटेंड एससीओ मीटिंग विद जी पुतिन, यानी कि मोदी क्या करेंगे? अभी मोदी अटेंड करेंगे एससीओ की मीटिंग जी और पुतिन के साथ। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एससीओ। तो एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल स्कोप एंड पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया। ये क्या करती है? कवर करती है। और 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कवर करती है और मोर देन 30% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में।
द एससीओ इज द सक्सीजर टू द संगाई 5, यानी कि एससीओ क्या है, सक्सीजर है संगाई 5 का। इससे पहले क्या था, संगाई 5 था। ये म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था 1996 में, किसके बीच में, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, यानी कि उस टाइम पे इसके 5 मेंबर थे। ऑन 15 जून 2001 में लीडर्स ऑफ दिस नेशन एंड उज्बेकिस्तान मीट इन संगाई में मिले थे और अनाउंस किया था एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद डीपर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। द एससीओ चार्टर साइंड हुआ था 7 जुलाई 2002 में और फोर्स में कब आया था, 19 सितंबर 2003 में। इट्स मेंबरशिप है सिंस एक्सपेंडेड टू 8 स्टेट, फिर इसमें क्या हुए 2003 में 8 स्टेट्स जुड़ गए। विद इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया इसको कब, 9 जून 2017 में। सेवरल कंट्रीज आर एंगेज्ड एज ऑब्जर्वर्स एंड डायलॉग पार्टनर्स। द एससीओ इज गवर्न्ड बाय हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, किससे गवर्न होता है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा, और इट्स सुप्रीम डिसीजन बॉडी एक साल में एक बार मिलती है। अब शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एब्रिविएशन क्या है इसका, एससीओ। प्रेडिसर इससे पहले कौन था, संघाई 5। फॉर्मेशन को हुई थी 15 जून 2001 में। म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में। मेंबरशिप इसकी चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर्स कौन से इसके, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स कौन है इसके, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। गैस अटेंडीज कौन है इसके, एशिया, अंसिस, तुर्कमेनिस्तान, यूएन। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, चाइनीज़ या रशियन आपको देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। जो हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। अडोप्ट ए टीबी पेशेंट डाइफाइंस मित्रास स्कीम इंट्रोड्यूस टू एंगेज द कम्युनिटी इन इंडियाज फाइट एट एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। ये आर्टिकल 2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है और 2 दिन से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट अभी नई नई बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या किया है कि हम एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस स्कीम चलाएंगे, जिससे क्या होगी 2025 तक 0 केस बचेंगे टीबी के। अब देख लेते हैं नेशनल एलिमिनेटिंग प्रोग्राम क्या है। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। ये ऑर्गेनाइज करती है एंटी ट्यूबरक्लोसिस एफर्ट्स। इट्स फंक्शन क्या है इसके, फ्लैगशिप कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड मैनेजरियल लीडरशिप टू एंटी ट्यूबरक्लोसिस एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। एज पर द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 25, प्रोग्राम का विजन था कि हम इंडिया को टीबी फ्री बना देंगे। विद स्ट्रेटजीज अंडर द ब्रॉड थीम ऑफ, इसकी थीम क्या थी, प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे और बिल्ड पिलर फॉर यूनिवर्सल कवरेज एंड सोशल प्रोटेक्शन देंगे सबको। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स वेरियस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस मिलती हैं, ट्रीटमेंट सर्विस मिलती हैं पूरी कंट्री में थ्रू द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के द्वारा। तो इसका कब इसे लॉन्च किया गया था, 1997 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च इन मुंबई, यानी कि जो अभी क्या हुआ है, थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट जो प्रोजेक्ट 17A के अंडर आता है तारागिरी, उसको लॉन्च किया गया है मुंबई में। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं नीचे। तारागिरी द थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ ए नेवीज प्रोजेक्ट 17A बीइंग लॉन्च इन मुंबई ऑन संडे। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होते हैं, एक प्रोजेक्ट 17A और एक तारागिरी। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर बात करें आईएनएस तारागिरी के बारे में, तो आईएनएस तारागिरी एक नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी को दिया गया है। तारागिरी कमीशन हुआ था नेवी को 16 मई 1980 में एंड वाज डिकम्पनाइज ऑन 27 जून 2013 आफ्टर सर्विंग 33 ईयर्स इन आफ्टर सर्विंग 33 ईयर्स इन द नेवी। हिस्ट्री क्या है इसकी, आईएनएस तारागिरी was the final ship of नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास की क्या है, फाइनल शिप, एंड वॉज नेम्ड आफ्टर ए हिल रेंज इन गरवार, हिमालय में एक हिल है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। CDR राहुल शंकर वाज द 27th एंड लास्ट कमांडिंग ऑफिसर थे इस फ्रिगेट के। अलॉन्ग विद INS विंध्यागिरी शी वाज सिग्निफिकेंटली मॉडल ए वेस्टलैंड सी किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर A244S 321 mm ट्रिपल टॉर्पेडो ट्यूब्स एंड बोफोर्स एंटी सबमरीन ट्वाइन बैरल मोटर वार एडिड, यानी कि इसमें ही सबको ऐड किया गया है। लेटर सी वॉज ऑल्सो फिटेड विद एडवांस शिप कंट्रोल, इसमें लगाया गया है सिस्टम जो कंट्रोल किया जाएगा किसके द्वारा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के द्वारा। दिस मॉडिफिकेशन गेव अप द शिप एनहेंस एंटी सबमरीन एंड नेटवर्क सेंट्रिक वेयरफेयर capabilities. She was operational under the Western Naval Fleet of the Navy and performed surveillance, यानी कि ये देखभाल करेगी मिशंस की, when और ब्लू
वैन और ब्लू वाटर ऑपरेशंस पर, एंड लेटर परफॉर्म कोस्टल पेट्रोलिंग एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन, यानी कि ये कोस्टल पेट्रोलिंग करेगी यानी कोस्टल गश्त करेगी और आसपास पोजीशंस में जो नेवीज की सबमरीन आ रही है उनको देखेगी। अब शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। नेम इसका क्या है, आईएनएस तारागिरी। लॉन्च कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1976 में। कमीशन कब हुआ था, 16 मई 1980 में। और डिकमीशन इसको कब कर दिया गया, 27 जून 2013 में। जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, क्लास एंड टाइप नीलगिरी क्लास फ्रेगेट है। डिस्प्लेसमेंट नहीं याद रखना, लेंथ इसकी 113 मीटर है, याद रख सकते हैं। डाउट क्या है इसका, 4.3 मीटर। स्पीड है 28 नोट्स की। रेंज क्या है, 4000 NMI। कंप्लीमेंट 267। और सब चीज़ याद नहीं रखनी। हाँ, अब देख लेते हैं स्टेल्थ शिप क्या होती है। स्टेल्थ शिप एक शिप है जो एम्प्लॉयज करती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी होती है उसको ही हम स्टेल्थ शिप बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन एन एफर्ट टू एंश्योर दैट इट इज़ इन हार्डर टू डिटेक्ट, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे हम डिटेक्ट ना हो सके, जिनसे हमारी पहचान ना बना सके, यानी कि जिनसे हमारी पहचान ना लग सके, जिससे हम सर्च में ना आ सकें, ऐसी शिप बनाई जाए। बाय वन और मोर रेडार, इसमें एक से ज़्यादा रेडार आपको देखने को मिल जाएंगे। विजुअल है, सोनार है, विजुअल या सोनार देखने को मिल जाएगा। एंड इंफ्रारेड मेथड से बनाई गई है। दिस टेक्निक्स बोरो फ्रॉम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से ये क्या ली गई हैं, उधार ली गई हैं ये सब टेक्नोलॉजी। Although some aspects such as in wake and acoustic signatures, reduction acoustic coatings are unique to stealth ship design. Though radar cross-section RCS detection is a fairly new concept, many other forms of masking a ship have existed for centuries or even millennia. ये आपको साइड में देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, ये है एक स्टेल्थ शिप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स सेक्शन पर दिया गया है। तो अभी क्या हुआ है, आप सब जानते होंगे एशिया कप चल रहे हैं जिसमें रात फाइनल हुआ था। उसमें ही फाइनल हुआ था वो श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ था जिसमें श्रीलंका जीत गई है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एशिया कप। तो चलिए एशिया कप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप एक मेंस वनडे इंटरनेशनल है, यानी कि एक दिन का इंटरनेशनल है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी कि दोनों इसमें होते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, व्हेन द एशियन क्रिकेट काउंसिल फाउंड की गई थी एज अ मेजर टू प्रमोट गॉडविल बिटवीन एशियन कंट्रीज के बीच में क्या हो, एक क्रिकेट काउंसिल चलाई जाए। इट वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एवरी 2 ईयर्स में ये होते हैं टूर्नामेंट। एशिया कप इज़ ओनली कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है इन क्रिकेट में जो कॉन्टिनेंट के बीच में क्या होते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। एंड द विनिंग टीम बिकम्स द चैंपियंस ऑफ एशिया, यानी कि विनिंग टीम क्या बन जाती है, एशिया की चैंपियन बन जाती है, जैसे अभी श्रीलंका बनी है। इट अल्टरनेट्स एवरी 2 ईयर्स बिटवीन ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट्स। द फर्स्ट एशिया कप हेल्ड हुआ था 1984 में शारजा में इन द UAE दुबई में, वेयर द काउंसिल्स officers were based until 1995. इंडिया बाइकआउट द 1986 टूर्नामेंट, इंडिया ने बाइकआउट किया था 1986 के टूर्नामेंट को ड्यू टू स्टेंड क्रिकेटिंग रिलेशंस विद श्रीलंका, क्योंकि उस टाइम पे श्रीलंका के रिलेशन अच्छे नहीं थे क्रिकेट में हमारे साथ। पाकिस्तान बाइकआउट द 1990-91 टूर्नामेंट को पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था ड्यू टू स्टेन पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के साथ क्या थे, अच्छे नहीं थे पॉलिटिकल रिलेशन पाकिस्तान के। एंड द 1993 टूर्नामेंट को कैंसिल किया गया था फॉर द सेम रीजन, इस रीजन के लिए। द ACC अनाउंस दैट द टूर्नामेंट वुड बी हेल्ड बाइनली फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स, यानी कि पहले क्या होते थे, इससे पहले ईयरली होते थे, अब ये क्या हो रहे हैं, बाइनली हो रहे हैं, यानी कि 2 साल में एक बार। द ICC हैज़ रूल्ड दैट ऑल द गेम्स प्लेड इन द एशिया कप हैव ऑफिशियल ODI उन पर स्टेटस होगा, यानी कि वनडे इंटरनेशनल। आफ्टर डाउन सीजिंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल इन 2015, इट वाज अनाउंस्ड बाय द ICC दैट एशिया कप इवेंट्स फ्रॉम 2016 वुड बी प्लेड ऑन ए रोटेशन बेसिस बिटवीन वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल, यानी कि एक बार वनडे इंटरनेशनल होगा, एक बार T20 इंटरनेशनल होगा फॉर्मेट में। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ अपकमिंग वर्ल्ड इवेंट एज a रिजल्ट ऑफ 2016 इवेंट was the first ever played in the T20 format and functionally as a preparatory tournament ahead of 2016 ICC World T20 Tour. इंडिया विद द 7 टाइटल्स, 6 ODI एंड 1 T20 मोस्ट सक्सेसफुल टीम है टूर्नामेंट में। श्रीलंका एक सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है विद 6। श्रीलंका हैज़ प्लेड द मोस्ट एशिया कप 14, इसने क्या खेले हैं, एशिया कप अभी तक खेले हैं श्रीलंका ने। फॉलोड बाय इंडिया, फिर उसके बाद इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिन्होंने 13 एशिया कप खेले हैं। श्रीलंका ने क्या करा है, अभी एशिया कप जीता है 2022 का। अब इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेट क्या है, ODI T20। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 1984 में UAE में। लेटेस्ट एडिशन कब हुआ है, अभी 2022 में UAE में।
नेशनलाइजेशन क्या हुआ है 2023 में होगा पाकिस्तान में। टूर्नामेंट फॉर्मेट क्या है इसका, राउंड रोबिन ट्रीटमेंट, राउंड रोबिन टूर्नामेंट फॉर्मेट। नंबर ऑफ टीम्स कितनी होती है, एसीसी मेंबर नेशंस। करंट चैंपियन कौन है, श्रीलंका, 6 टाइटल इसको मिला, यानी कि 6 बार पहले भी जीत चुका है। मोस्ट सक्सेसफुल कौन है, इंडिया, 7 टाइटल्स। मोस्ट रन किसने बनाए, सनत जयसूर्या ने 1220। मोस्ट विकेट किसने लिए है, मुथिया मोरी थी 30। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।